जय हिंद। तो चलिए हम लोग ये पॉलिटी का जो सीरीज चल रहा है उसके अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुका है जो भारत के संवैधानिक विकास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास का जो चल रहा है चैप्टर, उसी को टॉपिक बाय टॉपिक करके हम लोग आगे बढ़ाते चल रहे हैं, जिसमें इस कड़ी में अब आ गए हैं क्राउन के शासन पर। इससे पहले कंपनी का शासन हम लोगों ने देखा था और कंपनी का शासन में क्या क्या आए थे चेंजेस, उसको देखे थे, क्या क्या प्रावधान आए थे। अब जब हम लोग पढ़ रहे हैं क्राउन का शासन, तो क्राउन का शासन में हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रावधान लाए गए थे, उससे हमारे संविधान को बनाने में क्या हेल्प मिला था और उससे क्या सब ले गए, डायरेक्ट उठा गए रखा गया है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्राउन के शासन है क्या। तो हम लोग देख चुके थे 1853 तक जो चार्टर्ड एक्ट था उसमें यह प्रावधान नहीं किया गया था। जैसे पहले कर देते थे कि 20 साल तक आपका अधिकार है, आप इस पर कीजिए, लेकिन देखा उस समय उथल पुथल मच चुका था, विद्रोह की भावना जग रहा था भारत में। अन्य अन्य क्षेत्र में जो क्षेत्रीय राजा थे उसमें असंतोष थे, तो ये भी एक कारण था कि इसको 20 साल के लिए नहीं दिया, बस दे दिया कि हाँ जब तक का है आप कीजिए। और ऐसे ही जब 1857 की क्रांति हुआ तो उसमें देखा कि किस प्रकार से भारत में असंतोष की भावना फैल गई थी तो कंपनी के प्रति। तो क्या था कि ये भारत में उठ रहे विद्रोह को दबाने के लिए और एक प्रकार से कहे तो मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए कि कंपनी वाले इतना परेशान कर रहे हैं, तो कंपनी का शासन हटाकर डायरेक्ट ब्रिटिश संसद ने अपने कंट्रोल में ले लिया, उसी को क्राउन का शासन करते हैं। क्योंकि लंदन से डायरेक्ट जो है कंपनी का सारा अधिकार अपने कंट्रोल में, भारत आधिपत्य क्षेत्र जहां तक जीत चुका था वो कंपनी चला रहा था। अब डायरेक्ट वो कहां से, ब्रिटेन से ही चलेगा और ब्रिटेन के संसद से चलेगा, इसलिए यहाँ इसको क्राउन का शासन कहा जाता है। तो हम लोग इसको क्राउन के शासन में पढ़ेंगे। इस प्रकार से 1858 से 1947 तक क्राउन का ही शासन चलता है, फिर हमारा देश आजाद होता है तो स्वयं का संविधान बनाते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1858 में, फिर 1861, 1892, ये एक कैटेगरी में रख लिए हैं, इसको पढ़ लेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे 1909 का, फिर 1919 का और 1927, 1935, ये सब में क्या क्या प्रावधान आए थे इसको हम लोग बारीकी से जानेंगे। और फिर छोटा छोटा जो बच जाता है बीच में आते हैं 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय, फिर भारत में जो चल रहा था उसी समय 1945, 1946, 1947 में क्या क्या प्रावधान आए थे, किस कैसे हमारा देश आजाद हुआ था, इसके तहत हम लोग देखेंगे। तो आज मुख्यतः हम लोग पढ़ेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अब यहीं से कहलाने लगा भारत सरकार अधिनियम। भारत के बेहतर शासन के लिए यह अधिनियम लाया गया था। एक तरह से कहा जाए कि इस प्रकार से अब भारत को अच्छा चलाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए यह शासन लाया गया है। तो इसको हम लोग मुख्यतः देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान था, और लाने के उद्देश्य को हम लोग देख ही चुके हैं कि 1857 की क्रांति, उससे पहले से जो चल रहा था बहुत सारे, एक बार आप देख लीजिएगा इस वीडियो को 1857 क्रांति के, तो काफी समझ में आएगा कि इतना बड़ा उथल पुथल कैसे एक ही बार में हो गया। तो ये हुआ था जब पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्र में लड़ रहे थे। अवध से बेगम हजरत महल, बिहार से वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, ये सब लड़ रहे थे। सब अपना, रानी लक्ष्मीबाई अपने अलग अलग क्षेत्रों से लड़ रहे थे, और अंग्रेजी सेना में भी विद्रोह कर दिया था जो भारतीय सैनिक थे, तो ये सब लड़ रहे थे। तो इस कारण जो है असंतोष काफी फैल गया था। तो कंपनी को दबाने के लिए और डायरेक्ट जो है इंग्लैंड से इसका अधिकार ले लिया कि अब संसद ही, इंग्लैंड के संसद ही चलाएंगे, कंट्रोल करेंगे, और बेहतर शासन के लिए, अच्छा संचालन के लिए, भारत को संचालन के लिए अच्छे नियम कानून बनाएंगे, और इस सब का प्रावधान इसके तहत लाया गया। तो इसको देखेंगे क्या क्या लाया गया है और क्या है, उसको समझेंगे, उसके पीछे के कारण भी समझेंगे, मोटिव भी समझेंगे।
तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण हाईलाइटेड पॉइंट है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा है, जो बार बार पूछ लिया जाता है। तो इसको देखते हैं। 5 पॉइंट हमने डिकोड किए हैं और इसके शॉर्ट पॉइंट भी डिकोड किया है। तो सबसे पहले है, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कब किया गया? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ से शासन सीधा क्राउन के महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। तो इस पर भी आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुके हैं कि कंपनी का, या यूं कहे कि क्राउन का शासन कब से आया? तो 1858 से। या ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त कर दिया गया, अंत कर दिया गया? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। दूसरा है, पद का परिवर्तन किया गया। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से 1773 में लाया। पहले गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर लाया गया, फिर भारत का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ। पहले गवर्नर, फिर 1773 गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद 1833 में क्या लाया गया था कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल। अब आ गया 1858 में भारत का गवर्नर जनरल हटाकर भारत का वायसराय कहा गया। वायसराय का मतलब होता है कि ब्रिटिश संसद के जो है क्राउन, उसका प्रतिनिधित्व वायसराय। तो ये वायसराय इस समय से कहलाने लगे। यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था प्रथम, वो तो देख लिए थे 1833 में, और यहाँ भारत का अंतिम हो गया लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो गया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को उल्टा, उसी समय से वो गवर्नर जनरल था ही, और जैसे ही नया पद लाया तो वही बन गया। तो ये लॉर्ड कैनिंग ही थे। ये दोनों क्वेश्चन काफी फेवरेट है और पूछ लिया बार बार। ये दो भी आए हैं, आप इसको एकदम नजर पर रखिएगा। तीसरा है दोहरा शासन की समाप्ति। हम लोगों ने देखा था कि दोहरा शासन कब शुरू किया गया था? तो 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था। अब इस समय इन दोनों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिए। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नजर पर रखिए। कब समाप्त कर दिया? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब ये देखिए, भारत सचिव पद भी जोड़ा गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत सचिव पद इस समय जोड़ा गया। भारत के शासन के लिए सीधे ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधित्व था ये भारत सचिव, क्योंकि ये कंपनी से शासन छीना, तो डायरेक्ट जो वहां से प्रतिनिधित्व करेंगे वो भारत सचिव पद नया जोड़ा गया। और भारत के सीधे ब्रिटेन के लिए यह उत्तरदायी होता था, हर एक संचालन के लिए, कानून बनाने के लिए, उसे लागू करने के लिए। तो वो सीधे वहीं से ब्रिटिश संसद से चलता था। तो ये भारत सचिव भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत सचिव पद कब जोड़ा गया था। ये फिर परामर्शदात्री परिषद, अपरामर्शदात्री परिषद का भी गठन किया गया, जिसमें ये भारत सचिव जो था, इनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल या भारत परिषद का है, इसका गठन किया गया। किसकी सहायता के लिए? तो भारत सचिव के सहायता के लिए। तो ये कहाँ का था? इंग्लैंड का ही था, डायरेक्ट प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो हम लोगों ने ये पांचों पॉइंट जो देखा काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब अंत हुआ, या क्राउन का शासन कब से शुरू हुआ, पद जो भारत का वायसराय है वो कौन थे या कब आया था, ऐसे पूछ लिया जाता है। दोहरा शासन कब समाप्त हुए, उसके कब चालू हुए थे, भारत सचिव पद कब जोड़ा गया था। तो ये भी है। और परामर्शदात्री परिषद का भी गठन इसी के तहत किया गया था। तो हम लोगों ने ये मुख्य पॉइंट देखे, ये मुख्य बातें थे किसके? जो भारत शासन अधिनियम के तहत थे। अब इसका देखेंगे, कुछ महत्व भी निकल के आया। इसमें क्या महत्व था इसका? तो देखिएगा,
तुरंत केंद्रीकरण कर दिया गया। भारत प्रशासन तुरंत ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया। तो एक तरफ से अब ब्रिटिश डायरेक्ट वहां से कंट्रोल कर रहा है पूरे भारत का, जहां जहां उसका अधिकार क्षेत्र है, जहां जहां तक वो जीत चुका था। नीतिगत बदलाव कर दिए। साम्राज्य, कहा कि साम्राज्य विस्तार नहीं करेंगे और स्थानीय राजाओं के अधिकारों को समान करेंगे। सबसे बड़ा लड़ाई तो यही हुआ था सबसे, कि राजाओं का साम्राज्य छीन लिया जाता। सबसे देखिएगा तो डलहौजी का जो था हड़प नीति, उससे क्या होता था कि जिस राजा का संतान नहीं है उसको ये कंपनी अपने अधीन कर लेते थे जबरन। तो इसका काफी विरोध हुआ था। इसी के तहत तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी विरोध किया था और खूब लड़े थे। तो कहा इस नीति के तहत कि अब हम विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन इसका मोनोपोली था। तत्काल विद्रोह की जो भावना है, राष्ट्रवाद का जो उदय हो रहा है, उसको अंत करे, लोगों का विश्वास जीत दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्थानीय राजाओं को अधिकारों का सम्मान, अब कैसा सम्मान देंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे, इतिहास में पढ़ेंगे तो अच्छा से पढ़ेंगे कि कैसे उसको सम्मान दिया। अब एक छोटा सा हम बता देते हैं कि प्रत्येक राजा को कहा कि आप अंदर भारत के अपने राज्य के अंदर ही जो शासन, जो नियम कानून बनाना चाहते हैं वो स्वतंत्र है, लेकिन उससे बाहर के लिए या विदेश के लिए जो नीति बनाएंगे वह किसके अधीन रहेगा? तो क्राउन के अधीन, ब्रिटिश संसद के अधीन। और उसके लिए प्रत्येक राजा के जो राज दरबार होता था उसमें एक इस ब्रिटिश के प्रतिनिधि भी उसमें रहते थे। धीरे धीरे करके उसमें हस्तक्षेप करते गए, और तो और धीरे धीरे करके क्या कहें कि अपने सैनिक भी रखते गए, उसका सारा खर्चा राजा को उठाना पड़ता था। धीरे धीरे करके अंदर में ही वो खोखला करते करते फिर उसको कब्जा लेते थे। तो ये विस्तार नहीं करेंगे ऐसा सिर्फ कहा गया, और राजाओं का सम्मान करेंगे ऐसा। लेकिन कुछ राजा मजबूत थे, लड़ते रहे आखिरी तक, तो उन्होंने अपना साम्राज्य भी नहीं गंवाया। तो पूरे भारत का जो सपना था कुछ कुछ क्षेत्र में वो रहा कि नहीं वो पूरा कर पाए थे। धार्मिक धार्मिक महत्व को जो था वो एकदम, उसमें कोई सिर्फ वो दरकिनार रहा, न इधर का न उधर का। वो उस पर कोई कमेंट नहीं, कोई, क्योंकि यहीं पर वो ये जो 1857 की क्रांति जो था मुख्यतः धार्मिक दृष्टिकोण से ही हुआ था। क्योंकि जानते हैं सैनिक में एनफील्ड राइफल में जो चर्बी वाला कारतूस थे उसी के तहत तो विरोध हुआ था, क्योंकि उसमें गाय और सुअर की चर्बी दोनों रहते थे। तो हिंदी मुस्लिम सभी रहते थे, उसको दांत से खोलना पड़ता था, फलस्वरूप इसका काफी विरोध हुआ था। तो कहा कि जो भी इसका धार्मिक मामला है उसमें हम अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे नियम थे, जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह, इस सब में हस्तक्षेप करते थे, जिससे बड़े वर्ग को काफी असंतोष था। तो उस असंतोष की भावना को मिटाने के लिए यह एकदम से दरकिनार हो गया, कोई हस्तक्षेप नहीं किए। तो ये महत्व थे और ये मुख्य बातें थे। तो 1858 के जो भारत शासन अधिनियम है उसका ये मुख्य मुख्य बातें हैं। इसमें एक चीज और हम लोग देखेंगे कि इसी में महारानी विक्टोरिया का क्या घोषणा पत्र था, इस उसमें भी क्या क्या पॉइंट है उसको एक नजर मार लेते हैं। महारानी विक्टोरिया की घोषणा, महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा है 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार में पढ़ा था। जब ये पढ़ा तो सभी भारतीयों को लगा कि ये भारतीय स्वतंत्रता का एक झलक है और ये आने वाले समय में ये बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो इसलिए इसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके द्वारा महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को पढ़ा गया? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कहा? तो इलाहाबाद के दरबार में। देखिए इसका मुख्य बातें हैं, ये 5 पॉइंट है। पहले तो कंपनी का कहा कि अब अंत होगा, जो आप लोगों को परेशान किए, इतना दबा के रखे, आप लोगों को शोषण किया, आप लोगों पर अत्याचार किया, कंपनी को हम समाप्त कर रहे हैं, इसलिए आप चिंता नहीं कीजिए, अब अच्छा शासन आएगा, डायरेक्ट क्राउन शासन करेंगे, ब्रिटेन की संसद इस पर कानून बनाएंगे और आप लोगों का काफी हितों को देखते हुए आप
भारत को विकास करेंगे, ऐसा प्रावधान कहा गया। कहा कि हड़प नीति जो डलहौजी का था उसको समाप्त किया जाता है। बताए ना महाराजा का जो जितना भी क्षेत्रीय राजा थे, अगर उनका संतान नहीं होता था तो वह क्या करते थे, उसको दूसरे बच्चे को गोद लेकर अपना संतान वारिस घोषित करता था। तो आपने कहा था ऐसा नहीं चलेगा, ये जैसे ही आपका संतान नहीं अगर कोई है तो यह कंपनी के अधीन यह क्षेत्र यह राज्य आ जाएगा। तो कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं करेंगे, सबको सम्मान देंगे, सभी राजाओं को अधिकारों को उनके सम्मान करेंगे। तो ये कहा गया धार्मिक सहिष्णुता, किसी भी धार्मिक मामले में भारत में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको कहा कि अब कोई भी हस्तक्षेप इसमें नहीं किया जाएगा। जैसे जो नियम चलाते हैं, जिसका जैसा प्रावधान है वो ऐसा चलाएं, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। समान अवसर, बड़े बड़े पद के लिए, अच्छे अच्छे पद के लिए जो भारतीयों को भी मौका दिया जाएगा। तो इसी के तहत थोड़ा बहुत रिलीफ दिए थे, जो हम लोग पढ़े थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1863 में प्रथम आईसीएस परीक्षा पास करके वह अधिकारी बने थे कंपनी में, ब्रिटिश शासन के अधीन। तो इसमें बने थे। क्षमादान, कहा कि इसमें जितने भी स्वतंत्रता सेनानी जो लड़े वो पकड़े गए हैं, उसको जो कैद कर लिए हैं, सबको क्षमादान करेंगे, ऐसा घोषणा किया। लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत बड़े काम कर रहे हैं, लगता है भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं, ये तो स्वतंत्रता का मैग्ना काटा है। लेकिन ये ढकोसलाबाजी था, यह सिर्फ कागज पर ही रह गए, धरातल पर कोई लागू नहीं हुआ। और कुछ कहे ना कि राजाओं को शामिल करे और राजाओं से काम निकाले और उनसे मिलकर और भी शोषण करने लगे। तो ये बहुत सारे हद तक काम नहीं आया यह प्रावधान। ये घोषणा के तहत जो अगर कहे कि बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, उसके तहत भारत स्वतंत्र हुए, नहीं, ये सिर्फ एक ढकोसलाबाजी था, नहीं हुए। ये आगे चल के कैसे कैसे लड़े, लोग समझे, पढ़े लिखे वर्ग, मध्य वर्ग लड़े, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ, जो हम लोग आगे देखेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कैसे अंग्रेजों द्वारा प्रावधान लाया गया हमारे संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, विकास में। तो ये पढ़ रहे हैं। चलिए आगे हम लोग अब पढ़ेंगे अगले वीडियो में 1861 में क्या था, 1892 में क्या था। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।